नमस्कार बच्चों, मैं नीतू मुंजाल, केंद्रीय विद्यालय CMM। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में गद्य पाठ संख्या 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। और इस पूरे पाठ में उन्होंने पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन का वर्णन किया है। और सालिम अली जो हैं वो सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। और सालिम अली को जो पक्षियों की सुरक्षा के लिए और पक्षियों पे रिसर्च करने के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिए गए हैं। और सालिम अली नाम से गोवा में एक नेशनल पार्क भी बनाया गया है। 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो जाबिर हुसैन, जो सालिम अली के मित्र भी थे लेखक, तब लेखक ने अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए ये पाठ लिखा था। सालिम अली के व्यक्तित्व का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। और इस पाठ की भाषा जो है वह प्रवाह में सरल और कहीं कहीं गूढ़ है। यानी कि भाषा सरल तो है, लेकिन कहीं कहीं सरल भाषा में भी जो लेखक हैं उन्होंने गूढ़ रहस्य की बातें कही हैं। चलिए हम स्टार्ट करें पढ़ना। सबसे पहले पाठ का शीर्षक याद। अब हमें ये पता है कि जो रंग हैं उसे हम किससे जोड़ते हैं? अपनी भावनाओं से। जैसे अगर कोई परेशान है तो हम क्या बोलते हैं? चेहरा सफ़ेद पड़ जाना। और जैसे हमने बोला सुनहरी रंग में चमक रहा है, इसका मतलब खुशी के भाव को व्यक्त करता है। उसी तरह काला रंग किसको प्रदर्शित करता है? दुख के भाव को। और सांवला कैसा होता है? काला ही होता है ना। थोड़ा से काले कलर को क्या बोला जाता है? सांवला। तो सांवले सपनों की याद। सपने अर्थात किसके सपने? सालिम अली जी के सपने। कौन से सपने? पक्षियों की सुरक्षा और पक्षियों की देखभाल और पक्षियों के भले से जुड़े जो उन्होंने सपने देखे थे, वो वाले सपने। सांवले मतलब कि वो कैसे हो गए हैं? सांवले हो गए हैं। अर्थात जो सालिम अली के पक्षियों से जुड़े हुए सपने थे वो सांवले अर्थात काले रंग के हो गए हैं, अर्थात समाप्त हो गए हैं। सांवले सपनों की याद। चलिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का यह हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब लेखक क्या कर रहा है? उस दृश्य पर अपने भावों को व्यक्त कर रहा है जब सालिम अली जी की मृत्यु हो गई है और उनकी शोक सभा जा रही है। तो उस शोक सभा में उसके मन में जो भाव हैं उसे अपनी इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। अब परिंदे शब्द आया है। परिंदे का अर्थ क्या होता है? परिंदे का अर्थ होता है बेटा पक्षी। ठीक है। और हुजूम का अर्थ क्या होता है? लोगों की भीड़। और ये हुजूम शब्द किसका है? विदेशी शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द। अग्रसर होना, आगे बढ़ना, है ना। तो लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि जब सालिम अली की शव यात्रा जा रही थी, उस शव यात्रा को देखकर लेखक के मन में क्या आता है कि जो सुनहरे पंखों वाले पक्षियों के लिए जिस सालिम अली ने जो सपने बुने थे, यानी कि उनकी देखभाल के लिए जो उन्होंने सपने देखे थे, वह उनकी मौत के साथ ये जो भीड़ जा रही है ना, उनकी मौत के साथ इस भीड़ में और मृत्यु रूपी अंधकार में समाप्त हो रहे हैं। अर्थात सालिम अली ने जो पक्षियों के लिए सपने देखे थे वह सालिम अली की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब लेखक कहता है जहाँ सालिम अली को लेकर जाया जा रहा है वहाँ
पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अब सबसे पहले वो क्या, उस दृश्य का वर्णन करते हुए लेखक क्या लिखते हैं कि सालिम अली इस लोगों की भीड़ में सबसे आगे आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कंधों पर उठाकर सबसे आगे आगे लेकर जाया जा रहा है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेखक क्या कहते हैं कि सालिम अली ऐसे लग रहे हैं मानो सैलानियों, सफ़र करने वाले, सैलानियों का अर्थ सफ़र करने वाले व्यक्ति की तरह अपने कंधों पर पक्षियों की भलाई से जुड़ा हुआ, जो उनके जो सपने थे पक्षियों की भलाई से जुड़े हुए, वो सपने पूरे नहीं हुए, उस बोझ को वह अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। अब यहाँ पे आया है तमाम शब्द। तमाम क्या है? उर्दू भाषा का शब्द। और कौन सा शब्द? विदेशी शब्द। अब लेखक कहता है कि इससे पहले भी सालिम अली क्या करते थे? पक्षियों से जुड़ी रिसर्च करने के लिए अपना घर छोड़कर चले जाते थे और यात्रा करते थे और सफ़र करते थे और सफ़र में पक्षियों की रिसर्च करते थे। तो लेखक कहते हैं इससे पहले भी वो बहुत सारे सफ़र पर गए हैं, लेकिन ये जो सफ़र जिस पर वह जा रहे हैं, जिस पर उन्हें भीड़ लेकर जा रही है, यह सफ़र उन सभी सफ़रों से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब वो कह रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ की लोगों का जीवन है, ऐसे जीवन में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन क्या होता है? पलायन क्या होता है? एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जाना। तो सालिम अली कहते हैं कि वो तो अपना घर छोड़कर रिसर्च करने के लिए बाहर जाते रहते थे, लेकिन अब जो वह बाहर जा रहे हैं, इसके बाद वह कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये उनके जीवन का आखिरी पलायन है। अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब लेखक कहते हैं कि जिस तरह पक्षी अपना मधुर गीत गाकर लोगों के मन को बहलाते हैं और अंत में मृत्यु हो जाती है तो प्रकृति में ही मिल जाते हैं। प्रकृति में विलीन होना मतलब प्रकृति में ही मिल जाना। तो उसी तरह सालिम अली भी अपने जीवन में पक्षियों के लिए बहुत कार्य करके प्रकृति में ही विलीन हो गए हैं, अर्थात मिट्टी में मिल गए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। कोई अपने जिस्म की हरारत होता है गर्मी, दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब लेखक कहता है कि अगर सालिम अली से कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह अपने शरीर की गर्मी या अपने दिल की धड़कन देकर उन्हें बचाना भी चाहे तो वह उन्हें नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर पक्षी किसके लिए उपयोग किया गया है? सालिम अली। तो मतलब पक्षी प्रेमी सालिम अली को वह दोबारा से इस दुनिया में नहीं ला सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कहता है कि सालिम अली ने पक्षियों से जुड़ा हुआ इतना अधिक कार्य किया है, इतना अथक प्रयास किया है कि वह अब वह जिस दुनिया में गए हैं उस दुनिया से कोई भी उन्हें नहीं जगाना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने पक्षियों के लिए बहुत सारा कार्य कर लिया है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों क्या होता है? झरने ही होता है, जो कि प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। अब लेखक सालिम अली की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले सालिम अली ने क्या बोला था कि लोग पक्षियों को कैसे देखते हैं? स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं।
अगर वह पक्षियों को पक्षियों की तरह ही देखें तो वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पक्षियों को मार देते हैं ना। और ऐसे ही जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, उन्हें प्रकृति की नज़र से नहीं देखते, उन्हें आदमी की नज़र से देखना, मतलब स्वार्थ की दृष्टि से देखना। जहाँ उनका स्वार्थ पूरा करना हो वो जंगल को भी काट देते हैं, झरनों को भी बंद कर देते हैं, पहाड़ों को तोड़ देते हैं, है ना। ऐसे ही वह पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, अर्थात पक्षियों का यूज़ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। पक्षियों से उन्हें सच्चा प्रेम नहीं है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता होता है झरना। अब लेखक कहता है कि सालिम अली कह रहे थे कि जो व्यक्ति अगर पक्षियों को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखेगा तो क्या वह पक्षियों की मधुर आवाज़ को अपने अंदर महसूस कर सकेगा। जिसके अंदर पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर उसके अंदर क्या भावों का झरना फूटेगा, और वह पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना कैसे अपनाएगा, कैसे उसके अंदर पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होगी अगर उसे स्वार्थ की दृष्टि से ही देखेगा, है ना। आगे देखिए, एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब लेखक कहता है ऐसे ही उबड़ खाबड़ जमीन मतलब जीवन के उतार चढ़ाव में एहसास मतलब भावनाओं से भरे एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम क्या है, सालिम अली। अब यहाँ पे मिथक होता है जिसे प्रमाणित ना किया जा सके। अब सालिम अली ऐसे भावों से युक्त थे, उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेखक कहता है ऐसे ही इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि सालिम अली ऐसे थे। अब ऐसे ही लेखक बता रहा है, ऐसे बहुत सारी इतिहास में बहुत सारी घटनाओं का वर्णन है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भी लोग उससे मन से जुड़े हैं, जिसका वर्णन आगे किया गया है। देखिए, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक लिखा है ना यहाँ पे, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक होता है शरारती, नटखट। अब लेखक कहता है कि इतिहास में तो लिखा है लेकिन ये पता नहीं है कि वो कौन सा समय था जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला रची थी और शरारती गोपियों के साथ वह भी शरारत करते थे। कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे, भांडे होता है बर्तन। कब उन्होंने माखन के भरे भांडे शब्द क्या है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन करके आए हैं, भांडे शब्द। तो लेखक कहता है इतिहास में लिखा तो है लेकिन लोगों ने देखा नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि वह कौन सा समय था जब श्री कृष्ण रास लीला रचते थे और माखन से भरे जो बर्तन या मटके को वह फोड़ा करते थे, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है, दूध छाली से उनके मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। अब लेखक कहते हैं कि यह भी नहीं पता कि किस समय उन्होंने वाटिका मतलब उपवन में छोटे छोटे पेड़ों की छाया के नीचे उन्होंने विश्राम किया था, जिसके बारे में अब बोला जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाली अंदाज भरी बंसी बजाई थी। लेखक कहता है इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि कौन सा समय था जब श्री कृष्ण ने धड़कनों को तेज करने वाली यानी कि मन को मोहने वाली बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेखक कहता है कि ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब लेखक कहता है लेकिन आज भी हम वृंदावन जाएं और यमुना नदी का सांवला पानी देखकर हमें वो पूरी घटना याद आ जाती है जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया था।
हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। लेखक कहता है आज भी वृंदावन में सुबह का दृश्य देखें तो पतली पतली गलियों में से लोग बड़े उत्साह से गुजरते हैं और उनके उत्साह को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर ऐसे प्रतीत होता है मानो श्री कृष्ण अभी बंसी बजाते हुए सामने आ जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो ही से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। अब लेखक कहता है जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो निधि वन में क्या करता है, सैलानियों को यानी कि बाहर से घूमने आए लोगों को क्या बोला जाता है कि 8 बजे से पहले आप निधि वन से बाहर चले जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ आएंगे, गोपियों के साथ रास रचाएंगे। तो लेखक कहता है कि वहाँ के वातावरण में ऐसा जादू है कि हमें ऐसे ही लगता है कि यह सब कुछ सही में, असली में यानी कि रियल में हो रहा है कि श्री कृष्ण यहाँ जरूर आएंगे। तो हमारे मन में भी वो आशा जाग उठती है जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी हम वह सब मानते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र। अब मिथक होता है जो प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब ऊपर लेखक ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, फिर भी लोग उनसे जुड़े हैं, जैसे ऊपर उदाहरण दिया। अब लेखक आगे सालिम अली के जीवन के बारे में ही बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली कैसे थे, कमज़ोर काया वाले, यानी कि उनका शरीर जो है वो कमज़ोर था। उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े सी दिन बचे थे। शती होता है 100 वर्ष, यानी कि सालिम अली 100 वर्ष के पूरे होने में, सालिम अली के 100 वर्ष के पूरे होने में थोड़े से ही दिन बचे थे। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अब लेखक क्या कहते हैं कि वह पक्षियों की रिसर्च के लिए, पक्षियों के भले के लिए हमेशा लंबी लंबी यात्रा पर जाया करते थे। हो सकता है कि यात्रा पर जाने के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया हो और उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई हो, और कैंसर की बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई है। यानी कि सालिम अली की मौत किस बीमारी के कारण हुई, कैंसर के, और उनकी आयु लगभग कितनी थी, शती अर्थात 100 वर्ष की थी। लेकिन अंतिम समय पर मौत उनकी आंखों से यह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत होता है। देख, सुरक्षा किसका शब्द है, हिफाजत उर्दू का शब्द है। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अब लेखक कहते हैं कि बीमारी थी उन्हें कैंसर की, लेकिन उनमें पक्षियों के प्रति इतना प्यार था कि जीवन के अंतिम समय तक भी वह अपने कंधे पर दूरबीन लगाए पक्षियों की रिसर्च किया करते थे, उनके भले के लिए कार्य किया करते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। अब लेखक कहता है उनके जैसा पक्षियों की भलाई करने वाला, उनकी रिसर्च करने वाला पक्षी प्रेमी शायद ही कोई इस दुनिया में हुआ हो। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। अब लेखक कहते हैं कि कभी कभी वो जब अकेले में बैठे होते थे तब वो दूरबीन का यूज़ नहीं करते थे, और क्षितिज होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। धरती और आसमान जहाँ पर मिलते हैं वहाँ तक फैली हुई ज़मीन पर उन्होंने अपना एक प्रभाव छोड़ रखा था।
सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने के कायल थे। कायल, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं, सालिम अली का व्यक्तित्व ऐसा था कि सालिम अली किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि उनके कार्यों को देखकर लोग उनसे प्रभावित होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया पसरी थी। उनके लिए तो प्रकृति के कण कण में सुंदरता उन्हें दिखाई देती थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ना मतलब बनाना। पक्षियों से प्रेम की, पक्षियों के रिसर्च के लिए उन्हें जो बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेखक कहते हैं बड़ी मेहनत से वह एक अच्छे रिसर्चर बने थे, या वह एक बड़े पक्षी प्रेमी बने थे। इनके गढ़ने में उनकी जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन की साथी, यानी कि तत्पुरुष समास, तहमीना ने काफ़ी मदद की थी। अब सालिम अली के बारे में बताते हैं कि उन्होंने जो पक्षियों के लिए जो प्रेम था, पक्षियों की रिसर्च के लिए जो उन्होंने मेहनत की थी, उस मेहनत में उनका साथ किसने दिया था? उनकी पत्नी तहमीना ने दिया था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। स्कूल में भी उनकी पत्नी उन्हीं के साथ पढ़ती थी और बाद में दोनों की शादी हो गई। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने के लिए गए थे। अब सालिम अली कैसे थे? पक्षी प्रेमी, और पक्षियों की देखभाल के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, पक्षियों के भले के लिए। अब जब उन्होंने देखा कि केरल की साइलेंट वैली में गरम गरम रेगिस्तानी हवा चलती है तो पक्षियों के जीवन के लिए खतरा है, तो इस समस्या से, इस खतरे से अवगत कराने के लिए वह उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री, जिनका नाम चौधरी चरण सिंह था, उनके पास गए ताकि वह पक्षियों की जीवन की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। चौधरी चरण सिंह जी जो हरियाणा से ही जुड़े हैं, चौधरी चरण सिंह जी जो गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, अर्थात वह किसान परिवार से जुड़े थे। तो चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात चौधरी चरण सिंह किसान परिवार से जुड़े हुए नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम हो आई। अब क्या है, सालिम अली ने जब चौधरी चरण सिंह उस समय के प्रधानमंत्री के को यह बताया कि साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवा के चलने से पक्षियों का जीवन कैसे खतरे में है, उसके कारण पर्यावरण पर कैसा बुरा असर पड़ेगा, तो उसे सुनकर सालिम अली की बातें सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो आई, अर्थात वह भी रोने लगे। आंखें नम हो जाना, रोने लगना या रोना। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी चरण सिंह साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जाने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब वकालत शब्द उर्दू का शब्द, विदेशी शब्द। अब लेखक कहता है अब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और चौधरी चरण सिंह भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब ऐसा कौन है जो सौंधी मिट्टी पर, सौंधी होता है जब मिट्टी पर बारिश की बूंद गिरती है ना, तो जो स्मेल आती है उसे बोलते हैं सौंधी, सौंधी खुशबू। तो सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच में, यानी कि जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर रहने वाले पक्षियों के जीवन की सुरक्षा के बारे में कौन विचार करेगा, लेखक यह बता रहा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था, लेखक कहता है सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। अब लेखक को एक और ऐसे ही पक्षियों से प्रेम करने वाले लेखक
जो अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं उसकी बात याद आई कि मुझे याद आया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है और मुझसे भी ज़्यादा जानती है। अब लेखक कहते हैं कि एक और ऐसे लेखक के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं, जो पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब लेखक कहते हैं जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी से सभी ने कहा कि लॉरेंस के बारे में कुछ लिखें, तो उन्होंने लिखना चाहती तो वह बहुत कुछ लिखती, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लॉरेंस के बारे में, अपने पति के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया चिड़िया को है उनके बारे में। क्यों? क्योंकि वह पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो इसीलिए उनकी पत्नी ने कहा कि वह पक्षी मुझसे ज़्यादा मेरे पति को जानते हैं। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। जामा पहनाना मतलब कपड़े पहनाना। जामा पहनाना मतलब कि कपड़े पहनाना। अब लॉरेंस की पत्नी से जब बोला गया तो लॉरेंस कहती है कि मेरे लिए, लॉरेंस की पत्नी कहती है कि लॉरेंस के बारे में मेरे लिए लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं अपने पति को उतना नहीं जानती जितना मेरी छत पर रहने वाली गौरैया चिड़िया, जिससे वो अक्सर बातें करते थे, जिससे वो प्यार करते थे, वह उन्हें मुझसे ज़्यादा पहचानती है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। आगे लिखा है, जटिल प्राणियों के लिए साली मली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में, यहाँ पर एक शब्द आया बचपन। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो मूल शब्द, और पन क्या है? प्रत्यय, है ना, जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, क्या कहलाता है? प्रत्यय। बचपन अर्थात बच्चा मूल शब्द, और पन क्या है? प्रत्यय। ठीक है। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की यह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही है। अब लेखक कहता है कि साली मली बचपन से ही ऐसा नहीं था कि वो पैदा हुए और पक्षियों से प्रेम करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण वह पक्षी प्रेमी बन गए थे। बचपन के दिनों में वह एयर गन लेकर खेलने के लिए गए थे। उस एयर गन से एक नीलेकंठ की गौरैया जो है वो घायल हो गई थी, और जब नीलेकंठ की गौरैया घायल हुई, उन्होंने गौरैया की देखभाल की और उस देखभाल में वो गौरैया से प्यार करने लगे। तो इसी कारण वह पक्षियों से प्रेम करने लगे, पक्षियों के साथ वह भावात्मक रूप से जुड़ गए, और जिंदगी की नई ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं हुआ। मतलब कि चाहे उनके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आईं, कितना भी कठिन समय आया, लेकिन पक्षियों की सुरक्षा के लिए और पक्षियों की भलाई के लिए जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, वह उस रास्ते से कभी विचलित नहीं हुए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जैसे लॉरेंस ने पक्षी प्रेमी होने की एक मिसाल प्रस्तुत की थी, वैसे ही सालिम अली भी जो नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक या स्वाभाविक, है ना, तो पक्षियों के प्रति जो उनका स्वाभाविक प्रेम था उसे प्रस्तुत करने के लिए संसार में एक एग्जाम्पल बनकर सामने आए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर, अथाह शब्द है, अथाह जिसकी कोई था ना हो, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है,
अथाह सागर। अब लेखक कहते हैं कि सालिम अली इस दुनिया में एक टापू की बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। ठीक है, अब टापू क्या होता है? एक छोटी सी जगह होती है सागर में, और सागर की कोई सीमा नहीं है। तो सालिम अली ने पक्षियों के प्रेम के लिए, पक्षियों की देखभाल के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, उसमें अपना पूरा जीवन लगा दिया। जो लोग उनके भ्रमणशील वह स्वभाव और उनकी ययावरी होता है यात्रा करने वाला, ययावरी बोलते हैं यात्रा करने वाला। तो लेखक कहता है जो लोग ये जानते थे कि वह हमेशा पक्षियों की रिसर्च के लिए भ्रमण करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। उन लोगों को आज भी यह अनुभव हो रहा है कि वो आज हमें छोड़कर दुनिया से नहीं चले गए, वह आज भी पक्षियों की खोज के लिए घर से गए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और वह लोग यह सोचते हैं जो उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उन्हें अभी भी लग रहा है कि सालिम अली जो है वह गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोज करने के बाद वापस लौट जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गाया हुआ मान लिए जाए? जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिए जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब लेखक क्या कहते हैं कि लेखक भी सालिम अली की कमी को महसूस कर रहे हैं। तो वह क्या बोल रहे हैं कि सालिम अली मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम अपनी खोज करने के लिए बाहर गए हो और तुम इस यात्रा पे जा रहे हो, तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक आशा है कि तुम लौटोगे। इसीलिए वह हैरानी से, दुख से पूछ रहे हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब बच्चों सबसे अंत में है जो इस पाठ में कठिन शब्द आए थे वो उसके अर्थ लिखे हैं, और हमने विदेशी शब्द पढ़े थे, उर्दू भाषा के तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब उपसर्ग और प्रत्यय इस पाठ में आए हैं, जैसे अंतिम, अंत प्लस इम, अंत मूल शब्द, इम प्रत्यय। समर्पित, समर्पण मूल शब्द और इत प्रत्यय। बचपन, बच्चा मूल शब्द प्रत्यय। प्रभाव, प्र उपसर्ग और भाव मूल शब्द। अब कुछ ऐसे शब्द जिनके पर्यायवाची पहाड़, गिरी और पर्वत। पक्षी का है खग, विहग। जंगल का वन, कानन। और नैसंगिक शब्द का पर्यायवाची प्राकृतिक या स्वाभाविक, जो रियल हो, जिसे आप इंग्लिश में रियल बोलते हैं। अब आप सब बच्चे अपनी नोटबुक में पाठ संख्या 4 लिखकर सबसे पहले जो मैंने ये अंतिम पेज दिया है, यानी कि जो शब्द लिए हैं मैंने